हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। आज हम सिलेबस कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्योंकि कल मैंने लास्ट में ब्लड की ब्रीफिंग दी थी थोड़ी सी, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। आपके एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो जनरल साइंस है उसमें आपका बहुत डीप जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो उसमें आपको रिसर्च नहीं करना है, सुपरफिशियल नॉलेज लेना है। जैसे जो बेसिक साइंस मैं पढ़ा रही हूँ इसमें, तो उसमें आपको जैसे ब्लड सर्कुलेशन है तो उसमें ब्लड के बारे में जानकारी लेनी है, प्लाज्मा कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट है, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में कैसे काम करता है, ये क्या क्या, ये सारी चीजें हमको देखनी है उसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है, हमको बहुत सुपरफिशियली देखना है इसमें, क्योंकि जनरल साइंस है, ठीक है। तो सिलेबस को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो बेसिक हमें ध्यान देना है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ लेना है हमें, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। तो अभी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर मैं नेक्स्ट जब टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी तो मैं इसका क्वेश्चन देख लूंगी क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, और मैं आपको क्वेश्चन से भी परिचित करा दूंगी, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें आपके एग्जाम्स में PYQ में पूछे गए हैं। जनरल साइंस से जो मेरा टॉपिक चल रहा है उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक। तो नए जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज। तो मैंने कल बताया था ब्लड, हम जान रहे थे ब्लड के बारे में, आप सभी जानते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सिविल में है उसमें सबका साइंस नहीं है, ठीक है। सब साइंस स्ट्रीम के तो होते नहीं हैं, और काफ़ी लोगों को जो पहले पढ़ा है बचपन में वो काफ़ी चीज़ें ब्लर भी हो गई हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे ब्लड। ब्लड, ठीक है। ब्लड जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैटर होता है और ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा, ठीक है। फर्स्ट इसमें होता है प्लाज्मा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है इसमें, ठीक है। और दूसरा इसमें होता है ब्लड कार्पसल्स। एक ब्लड प्लाज्मा होता है और एक ब्लड कार्पसल्स होता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स तो हम देखेंगे इसमें। ब्लड प्लाज्मा और दूसरा हो गया आपका ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। ये सबको पता है कि ब्लड में ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स दो पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो सबसे हाई होता है, ठीक है, 55%। तो ब्लड में जो ओनरशिप रखता है वो ब्लड प्लाज्मा ही रखता है। तो ब्लड प्लाज्मा आपका 55% होता है, और ब्लड कार्पसल्स जो होता है ये आपका होता है 45%, ठीक है। 45% ब्लड कार्पसल्स होता है और ब्लड प्लाज्मा होता है 55%। तो जो ब्लड में हमारा ओनरशिप जो रखता है वो होता है 55% ब्लड प्लाज्मा का, क्योंकि हम इकोनॉमी में भी पढ़ते आए हैं कि जिसका 100% का बात किया जाए तो जिसका 51 होता है वो ओनरशिप रखता है, ठीक है, जिसकी ज्यादा परसेंटेज होती है। तो इसमें परसेंटेज के बेसिस पे इसकी ज्यादा परसेंटेज है तो ये ओनरशिप है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओनरशिप का मतलब है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है ये ब्लड के फंक्शन में, ठीक है। हमारे बॉडी में जो ब्लड से रिलेटेड फंक्शन है उसमें ये सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, ओके। अब हम देखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा में आपका होता है वाटर, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में होता है वाटर और 10% मिनरल्स होते हैं, H2O और मिनरल्स, ठीक है। H2O एंड मिनरल्स। तो जो H2O होता है वाटर, वाटर होता है 90%,
ऐसे तो हमारे बॉडी में भी 70% वाटर का बना होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं और जो भी ऑर्गेनल्स हैं उसमें भी जो वाटर की मात्रा है वो ज्यादा ही होती है, आप हर जगह ज्यादा देखेंगे। तो ब्लड प्लाज्मा में जो H2O होता है ये 90% होता है, ठीक है। H2O होता है आपका 90%, और मिनरल्स जो होता है वो होता है 10%, ठीक है। मिनरल्स होता है 10% आपका। मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? ऑर्गेनिक सबस्टांसेस और इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, ठीक है। ऑर्गेनिक सबस्टांसेस और इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस पाए जाते हैं इसमें। तो इसको हम देखेंगे मिनरल्स में जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, ठीक है। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, ठीक, ये पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कैप्सूल्स आपने देख लिया कि इन दोनों में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्लड कैप्सूल्स में 45% में जो है क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया ब्लड प्लाज्मा का, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा का हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे ब्लड कैप्सूल्स का। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ब्लड कैप्सूल्स, ठीक है। ब्लड कैप्सूल्स में 3 पार्ट होते हैं आपके। ब्लड कैप्सूल्स में जो है 3 पार्ट होते हैं आपके। आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, और ये हो गया आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गया आपका। आरबीसी रेड ब्लड कैप्सूल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, और प्लेटलेट्स आपका, ठीक है। ब्लड कैप्सूल्स में रक्त कणिकाओं में 3 पार्ट होता है आपका, ठीक है। आपके सामने है, पहला हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, तीसरा हो गया प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब हम एक एक को देखते चलेंगे कि क्या क्या इनका काम है, ठीक है, और क्या क्या इनमें फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है ये फ्लूइड मीडियम बनाता है। ये आपका ये दोनों पार्ट हो गया। आप देखते हैं प्लाज्मा जो होता है आपका, ये फ्लूइड मीडियम बनाता है। फ्लूइड मीडियम बनाता है, ठीक है। और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में पाए जाते हैं फैट, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, प्रोटीन हो गया आपका, मिनरल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया आपका, ठीक है। आप इसको नोट करते चलेंगे। एमिनो एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया आपका, ठीक है। फिर यहां पे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ठीक है। ये सारी चीजें आपके प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम में पाई जाती हैं। ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है। ये आपके प्लाज्मा फ्लूइड में पाई जाती हैं। क्योंकि ब्लड क्या है? ब्लड भी एक फ्लूइड मीडियम है हमारी बॉडी में। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। और जो गैसेस, जो गैस होती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन को लंग्स से जो है हमारे टिश्यूज और सेल तक पहुंचाता है, और फिर टिश्यूज और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के हमारे लंग्स तक लाता है।
और फिर हम इसको नाक के थ्रू बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो ये कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है, ब्लड का काम है ये। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है ब्लड, और फ्लूइड मीडियम है, तभी ये हमारे बॉडी में चारों तरफ तरल पदार्थ जो है ये घूमता रहता है हमेशा, और सारे फंक्शंस, मिनरल्स पहुंचाना, सारे फंक्शंस जो है इसी के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब हम देखेंगे सेकेंड जो इसमें पाई जाती है, ठीक है, आरबीसी। अब हम देखते हैं इसमें आरबीसी के बारे में, ठीक है, आरबीसी के बारे में। आरबीसी की जो आरबीसी सेल की जो जीवन अवधि होती है वो होती है 120 दिन, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, ठीक है, 120 डेज। कई बार पूछ देता है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि ये बेसिक साइंस है, तो बेसिक साइंस में पूछ देता है कि आरबीसी सेल्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है, हाउ मच डेज, कितने दिन होती है। तो वहां आपको बताना होगा कि ये 120 डेज, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस होंगे उसमें 120 डेज, या फिर आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कई सारे उसमें स्टेटमेंट दे देंगे कि आरबीसी की इतनी दिन होती है, आरबीसी का वर्क ये होता है, ये इसमें हेल्प करता है, या फिर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से सही है। तो 1 2 3 2 ऐसे करके आपको ऑप्शंस दे देगा नीचे, आपको फाइंड करना होगा इसमें, ठीक है। तो इसकी जो बेसिक जो इसका आरबीसी का जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज होता है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक जिस हर जगह एक्सेप्शन केसेस होती हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। कैसे? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, बट कैमल जो पाई जाती है और लांबा अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। इनके रेड ब्लड सेल्स में आपका ये न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन रेयरली पूछ दिया जाता है कि किस जानवर के रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस पाई जाती है। तो ये आपके ध्यान में रहेगा कि कैमल, ठीक है, कैमल और लांबा, कैमल एंड लांबा, ठीक है, इसमें आपका न्यूक्लियस, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपका एक्सेप्शनल केस है। बाकी कहीं भी आरबीसी में, बाकी किसी भी एनिमल के आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, बस कैमल एंड लांबा, ठीक है। लांबा अफ्रीका में पाया जाता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है पॉपिंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मैं कलर यहाँ पे चेंज कर ले रही, इसका रेड ब्लड सेल्स का पॉपिंस लाइक स्ट्रक्चर होता है। पॉपिंस दैट मीन्स ऐसे चपटा आकार का, ठीक है, बीच में ऐसे चपटा होता है, पॉपिंस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉपिंस लाइक स्ट्रक्चर, पॉपिंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तभी हमारे वेन से जो है ऐसे आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। हल्के से चपटे होते हैं, इस आकार के चपटे होते हैं, ये आराम से पास आउट हो जाते हैं हमारे वेन से, ठीक है। तो ये पॉपिंस लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। और इसका जो एचबी होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम एचबी से डिनोट करते हैं, हीमोग्लोबिन, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है आयरन की, Fe, आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन में, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा आयरन की होती है हीमोग्लोबिन में, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसमें जब कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जैसे जब घरों में
अंगीठी जला के लोग सो जाते हैं। हाँ, पेपर पढ़ते होंगे और उसमें दिखता है कि एक पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। इन्होंने क्या जलाया था, अंगीठी जला के सो गए थे और पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। सुबह सारे परिवार के जो सारे सदस्य हैं वो मृत पाए गए। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? वहां पे अंगीठी जलती, जो धुआं निकलता है उससे, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तब वहां पे देखा जाता है कि हाइपर, यहाँ पे एक कंडीशन होता है हाइपॉक्सिया। ठीक है, हाइपॉक्सिया का। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन होता है हाइपॉक्सिया, जिसमें O2 लेस, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसको बोलते हैं हाइपॉक्सिया। ये डेथ के पहले की कंडीशन होती है, जब किसी इंसान की मृत्यु होने वाली रहती है ऑक्सीजन की कमी से, तो उसके पहले, जस्ट पहले के कंडीशन को बोलते हैं हाइपॉक्सिया। ठीक है, ये कंडीशन तब होती है जब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपॉक्सिया। इससे इंसान की मृत्यु हो जाती है, हाइपॉक्सिया से। अब हम देखते हैं आरबीसी, हमने देख लिया। ठीक है, आरबीसी में हमने क्या क्या देखा? 120 डेज इसकी लाइफ स्पैन होती है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। दो ऐसे एनिमल होते हैं, कैमल एंड लामा, जिसमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर इसका जो शेप होता है रेड ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड कार्पसेल्स का, इसका पॉपिंस लाइक स्ट्रक्चर होता है। पॉपिंस लाइक स्ट्रक्चर दैट मीन्स हल्का सा चपटा हुआ। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन देखने को मिलता है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज्यादा हो जाता है ब्लड में, तो मृत्यु से पहले की जो, जस्ट पहले की जो अवस्था होती है, कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपॉक्सिया। ठीक है, और HB, हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं, और HB में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? आयरन की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा आयरन की होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें WBC के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक इसमें होता है, एक मिनट, व्हाइट ब्लड सेल्स टू टाइप्स की होती है। एक इसमें होता है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, इसमें होता है ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा जो होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट आरबीसी में। अब इसका मतलब क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइट में जो है 3 पार्ट होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट के 3 पार्ट होते हैं। हम देखेंगे तीनों पार्ट। एक को बोलते हैं हम बेसोफिल। ठीक है, एक को बोलते हैं हम बेसोफिल। ठीक है, सेकेंड वन को बोलते हैं हम यूसिनोफिल। ठीक है, यूसिनोफिल, यूसिनोफिलिया आपने सुना होगा कि हमें, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें यूसिनोफिलिया हो गया। ठीक है, आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं हमें यूसिनोफिलिया हो गया। ठीक है, यूसिनोफिलिया में क्या होता है कि ये जब यूसिनोफिल सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, ठीक है, जब हमारे ब्लड में यूसिनोफिल सेल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं यूसिनोफिलिया। ये इन्फेक्शियस होता है, तो आप बोलते हैं कि जैसे ही आप धूल चली जाती है तो आपको कोल्ड हो जाता है, लाइक अ कोल्ड, एकदम लगता है कि नाक हमेशा बह ही रहा है। ठीक है, यूसिनोफिलिया में तो लोग बोलते हैं यूसिनोफिलिया हो गया, तो इसी वजह से होता है, यूसिनोफिल सेल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं यूसिनोफिलिया। थर्ड वन इसमें कौन सा है?
न्यूट्रोफिल, ठीक है। थर्ड वन है आपका न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल। अब हम देखेंगे सबसे ज्यादा मात्रा होती है न्यूट्रोफिल की, 50 to 70% होती है, ठीक है। 50 to 70% जो है ये न्यूट्रोफिल होता है इसमें, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर शेप को देख लेंगे, और शेप देखने से पहले हम देख लेते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट को। एक ग्रेन्युलोसाइट में भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट को हम देख लेंगे। एक होता है मोनोसाइट, एक होता है इसमें मोनोसाइट, दूसरा जो होता है इसमें लिम्फोसाइट। दूसरा होता है लिम्फोसाइट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। एक ग्रेन्युलोसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट आपका जो है टी सेल, बी सेल, लिम्फोसाइट को बोलते हैं रक्षा तंत्र, ठीक है। जो भी फॉरेन मटेरियल्स, जो भी फॉरेन जैसे एलियंस आते हैं हमारी बॉडी में, फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो उसको इनगल्फ करने का, उनसे लड़ने का जो कार्य करता है वो लिम्फोसाइट के ही पार्ट करते हैं। जितने भी सेल्स होते हैं, टी सेल, बी सेल, ठीक है, तो वो लिम्फोसाइट सेल का ही पार्ट करता है, इसलिए इसको रक्षा तंत्र। हमारे इम्यून सिस्टम में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लिम्फोसाइट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। तो हम देखेंगे मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट सबसे बड़ी सेल होती है, ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। लिम्फोसाइट के 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट को हम देखेंगे, टी सेल, ठीक है, बी सेल और आपका नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल, इसको हम बोलते हैं एनके सेल। एनके सेल, होप आपको दिख रहा होगा, हाँ एनके सेल, ठीक है। एनके सेल, टी सेल, बी सेल, एनके सेल, ठीक है। मोनोसाइट सबसे बड़ी सेल होती है इसमें। और फिर इसमें लिम्फोसाइट में 3 पार्ट होते हैं, टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल को एनके सेल भी बोलते हैं, इवन जनरल वे में हम एनके सेल ही बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल को हम एनके सेल से डिनोट करते हैं नेचुरल वे में, ठीक है। हम जनरली हमेशा हम इसको एनके सेल डिनोट करते हैं, बिकॉज टी सेल, बी सेल तो हम उसको क्यों नेचुरल किलर सेल बोलने जाए, इतना बड़ा कौन ही बोलता है, सब लोग एब्रीविएशन यूज करते हैं आज के टाइम में, तो एनके सेल जनरली हम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट में जो है बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछता है बार बार कि बेसोनोफिल का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूसिनोफिल का कैसा होता है, न्यूट्रोफिल का कैसा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का, तो इसको हम देखेंगे। बाकी आप इस चार्ट को बना लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सिंगल वर्ड से क्वेश्चन पुटअप होते हैं इससे, ठीक है, सिंगल वर्ड से, क्योंकि ये बेसिक साइंस है आपका। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस जो है ये बेसिक साइंस है आपका, तो बेसिक साइंस से क्वेश्चन स्टेटमेंट उठा के दे देता है। तो आपको ये जो आपका जो बेसिक वो है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस चार्ट को पहले बना लीजिएगा, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं अलग से। फिर आप इस चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये 50 to 70% होता है। फिर आप एक ग्रेन्युलोसाइट में आ जाएंगे, मोनोसाइट हो जाएगा, लिम्फोसाइट हो जाएगा। मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है। लिम्फोसाइट में 3 पार्ट होते हैं, टी सेल, बी सेल और एनके सेल। ओके, आपको क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे ये। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट में
ग्रेन्युलोसाइट में जो है, ग्रेन्युलोसाइट में जो है हम देखेंगे बेसोफिल, बेसोफिल, इसमें बेसोफिल सेल का स्ट्रक्चर जो है देखते हैं। ये हो गया सेल आपका, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये आपका एस शेप का होता है, ठीक है, एस शेप का होता है। ये आपके सारे ये पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स, ठीक है, एस शेप होता है, एस शेप, ठीक है, एस शेप होता है इसका न्यूक्लियस। अब हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें यूसिनोफिल, ठीक है। इसका देखते हैं सेल कैसा होता है। ये आपका सेल हो गया, ठीक है। ये होता है बाइलोब्ड, कैसे बाइलोब्ड, ये हो गया आपका, ठीक है, बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है इसके न्यूक्लियस में, बाइलोब्ड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं सेल का। ये आपका सेल हो गया, इसको बोलते हैं मल्टीलोब्ड, मल्टीलोब्ड, ये देखिए मल्टीलोब्ड है, ये हो गया आपका मल्टीलोब्ड, ठीक है। एस शेप हो गया, बाइलोब्ड हो गया, मल्टीलोब्ड हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रक्चर पूछ देता है कि बेसोफिल में जो सेल होती है उसका शेप कैसा होता है न्यूक्लियस का। तो इसका शेप आपको क्लियर दिख रहा है, एस शेप, ठीक है। तो आप बताएंगे बेसोफिल में जो न्यूक्लियस की शेप होती है वो होती है एस शेप, ठीक है। और जो यूसिनोफिल में शेप होती है न्यूक्लियस का, ये होता है बाइलोब्ड। और जो न्यूट्रोफिल में शेप होता है वो होता है मल्टीलोब्ड, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, बेसोफिल में एस शेप होता है, यूसिनोफिल में बाइलोब्ड होता है, और न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब्ड होता है न्यूक्लियस का शेप, ठीक है। ये से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और ध्यान में रखने के लिए आपको रटना नहीं है बैठ करके, ठीक है। आप जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, आप साथ साथ बनाते चले हैं, ये आपके माइंड में आ गया। अब आप इसको 2 से 3 दिन में ऐसे ही बार बार देख लेंगे, बस पढ़ना है, देख लेंगे, बस नजरें घुमा लेंगे, ऐसे आपको ये क्लियर हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, अलग से बैठ के आपको ना बनाना है ना रटना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपका हो गया रेडी पूरी तरह। बाइलोब्ड सीधे इसमें दे भी नहीं देखना है, क्या है भाई, बाइलोब्ड दिख रहा है, बाइलोब्ड है। मल्टीलोब्ड यहाँ दिख रहा है कि इसमें 2 से ज्यादा लोब्ड दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये मल्टीलोब्ड हो गया। ये सीधा एस शेप दिख ही रहा है, एस शेप ये स्ट्रक्चर बना लिया है, तो ये आपका एस शेप हो गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को बोलते हैं हम मैक्रोफेज, ठीक है। एक वर्ड दिया जाता है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेज क्यों बोलते हैं, इसकी सेल की साइज बहुत बड़ी होती है, ठीक है, इसकी सेल की साइज बहुत बड़ी होती है। हम देखते हैं इसको, ठीक है, हम देखते हैं इसको भी। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके।
ठीक है, आपको शायद क्लियर नहीं मैंने लिखा था तो अब क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मैक्रोफेज, अब हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका सेल, मैक्रोफेज इसको बोलते हैं। सेल की साइज बहुत बड़ी है, तो ये सेल बहुत बड़ा है। जब ये रन करता है तो इसके ये जो पार्ट होते हैं ये टूट जाते हैं, ये पार्ट टूट जाते हैं। टूटने के बाद ये कैसे आते हैं, ऐसे किनारे इसके जो है ये टूट जाते हैं। टूटने के बाद ऐसे ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में ये आ जाते हैं। ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ, देखिए जब ये इतना बड़ा सेल फ्लो करता है, ठीक है, तो ये वॉल से लग के इनकी जो किनारे की ये जो निकला हुआ ये पार्ट है ये टूट जाता है। टूटने के बाद लाइक ये प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर में इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इस फॉर्म में ये निकल जाता है, फिर ये ब्लड में फ्लो करता है। तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ दैट इसको हम इसका भी नाम दिए हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका बहुत इजी वे है इसको जानना और याद करना। इसके स्ट्रक्चर से आप देखिए ये प्लेटलेट्स हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स जो है कोआगुलेशन में ब्लड के थक्का जमने में कैसे हेल्प करता है, बहुत बड़ा रोल है प्लेटलेट्स का ब्लड के थक्का जमाने, ब्लड को थक्का जमाने में। अब ब्लड को थक्का क्यों जमना है, जब आपका हाथ या कहीं भी चोट लग जाता है तो आप देखते हैं कुछ सेकंड या कुछ सेकंड के बाद यहाँ ब्लड आपका जम जाता है। ठीक है, अगर ब्लड नहीं जमता तो ब्लड आपका निकलता रहता, और ब्लड निकलता रहेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी कुछ टाइम बाद, सारे ब्लड लॉस हो जाएंगे। तो ये बॉडी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आपको कहीं चोट लग गया, ब्लड निकल रहा है, तो उसके बाद वो वहां पे एक नेचुरल प्रोसेस है कि ब्लड हमारा थक्का जम जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा रोल है प्लेटलेट्स का। तो कैसे ये काम करता है ये हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां पे बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, यहां पे क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में सबसे पहला पार्ट है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। ठीक है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब ये देखिए जब ब्लड हमारा लॉस होता जाता है, जब ये रुकता नहीं है और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कोआगुलेशन नहीं होता है ब्लड का जहाँ पे चोट लगा होता है, तो उसको हम नाम देते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, आपने ये बचपन में पढ़ा होगा कई बार कि हीमोफीलिया जो ब्रिटेन के हमारे जो किंग और इनके फैमिली है, इनको ये हीमोफीलिया है। इसको रॉयल डिजीज भी इसीलिए हम बोलते हैं। ठीक है, रॉयल डिजीज बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, रॉयल डिजीज इनको हम बोलते हैं। हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज भी इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड का लॉस होता जाता है यहाँ पे, और थ्रोम्बिन का यहाँ पे सिक्रीशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, ब्लड थक्का नहीं जम पाता है। ये बोर्ड शायद ऑफ हो गया, हम देखते हैं। मैम
ठीक है, अब अभी ये स्टार्ट हो जाए तो हम बताते हैं आपको इसका प्रोसेस कैसे होता है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तब तक हम इसका फंक्शन देखते हैं, जब तक ये स्टार्ट होता है। देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये आपका वेंस है, ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है और यहाँ पे क्या हुआ, ये रप्चर हो गया, ठीक है, चोट लग गया आपको और ब्लड आपका यहाँ से आने लगा, ठीक है, ब्लड यहाँ से आपका रिलीज होने लगा, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं, यहाँ पे प्लेटलेट्स प्लग बनाने की ये ट्राई करते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स प्लग यहाँ पे देखिए, प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, ये बनाते हैं प्लेटलेट्स प्लग। ये बनाते हैं प्लेटलेट्स प्लग, ठीक है, ये बनाते हैं प्लेटलेट्स प्लग। प्लेटलेट्स प्लग बनाने के बाद भी जो है ब्लड रुकता नहीं है भाई, ब्लड तो एक्स्ट्रा फ्लूइड है। ये प्लेटलेट्स प्लग तो बना लेते हैं बट फिर भी ब्लड का वूज आउट होता है, ठीक है। पहला प्रोसेस तो इनका हो गया कि जैसे ही रप्चर होता है यहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं वाउंड के पास, ठीक है। इकट्ठा होने के बाद ये प्लेटलेट्स प्लग बना लेते हैं, इसको टर्म दिया गया है प्लेटलेट्स प्लग, ठीक है। लेकिन प्लेटलेट्स प्लग बनाने के बाद भी यहाँ से ब्लड वूज आउट होता रहता है, तो तब क्या प्रोसेस की जाती है यहाँ पे, ये देखिए आप। तो यहाँ पे बनता है आपका, जब ब्लड यहाँ पे वूज आउट होता है तो बनता है यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन रिलीज होगा। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन रिलीज होगा यहाँ पे। जैसे ही प्लेटलेट्स प्लग बनाएगा यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर भी यहाँ पे ब्लड वूज आउट होगा, ब्लड निकलता रहेगा, तो यहाँ पे बनाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन रिलीज होने के बाद यहाँ पे दो तरह के, यहाँ पे क्या होगा कि एक एक्टिव इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, ठीक है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन होगा हार्मोन, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो होगा ये होगा आपका इनएक्टिव, ये एक्टिव नहीं होगा। फिर इसको एक्टिव किया जाएगा तो ये बनाएगा थ्रोम्बिन। जब ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव रहेगा, फिर इसको एक्टिव किया जाएगा तो ये बनेगा थ्रोम्बिन, ठीक है, ये बन जाएगा आपका थ्रोम्बिन, ठीक है, ये बनेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है एक्टिव पोजीशन है, थ्रोम्बिन इज अ एक्टिव पोजीशन, ये एक्टिव होता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव होता है। फिर इसमें आएगा फाइब्रिनोजेन, अब दो पार्ट इसमें बनेगा, फाइब्रिनोजेन, एक बनेगा फाइब्रिनोजेन, ठीक है, और एक बनेगा फाइब्रिन, एक बनेगा आपका फाइब्रिन। जो फाइब्रिनोजेन है ये ब्लड में सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये इसको यहां पे लिख दे रहे हूं, सॉल्युबल इन ब्लड, सॉल्युबल इन ब्लड। और फाइब्रिन जो होता है ये इनसॉल्युबल इन ब्लड होता है, इनसॉल्युबल इन ब्लड, ठीक है। ये आपका फाइब्रिनोजेन सॉल्युबल होता है ब्लड में, और फाइब्रिन जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है ब्लड में। फिर ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम देखेंगे, यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं।
नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। जब आप देखते हैं कि हल्का सा येलोइश, जब चोट लगा होगा आपको कभी भी हाथ पे, जब आपका ब्लड क्लॉट कर जाता है तो वहां पे एक येलोइश सा पार्ट आपको दिखेगा, क्लॉटिंग बिल्कुल भी, जो कवरिंग कर लेता है उसको, फिर नई सेल्स वहां पे बनने लगती हैं, उसके बाद आपका स्किन जो है रिकवर कर जाता है, ठीक है। तो वही ये पार्ट, ये पूरा प्रोसेस जो है वही होता है। जब आपका ये कैपिलरी फटी, यहाँ पे पहला प्रोसेस होता है प्लेटलेट्स प्लग। यहाँ पे क्या होता है कि जितने प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठा होने के बाद ये प्लेटलेट्स प्लग बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेटलेट्स प्लग बनाने के बाद भी, बिकॉज ब्लड इज अ फ्लूइड पार्ट, ठीक है, ये फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये फिर भी निकलता रहता है, प्लग बनाने के बाद भी निकलता रहता है। लेकिन ये पहला स्टेप इन्होंने कर लिया कि ज्यादा लॉस नहीं हो, ठीक है, हल्का हल्का निकल रहा है अभी, तो हल्का हल्का निकलता है। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव होता है, तो इसको एक्टिव पोजीशन में लाया जाता है, एक्टिव पोजीशन में ये बन जाता है थ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव से एक्टिव पोजीशन में एंटर करता है, जब एक्टिव पोजीशन में एंटर करेगा तो ये बनाएगा थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन जो होता है ये एक्टिव होता है, थ्रोम्बिन में फिर ये बनेगा दो पार्ट में, फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन बनाएगा, तो फाइब्रिनोजेन जो होता है ये होता है सॉल्युबल इन ब्लड, ये ब्लड में सॉल्युबल होता है, ठीक है। और जो फाइब्रिन होता है ये इनसॉल्युबल इन ब्लड होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता है ब्लड में, और ये स्ट्रक्चर ऐसे जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाता है और वहां पे ये कवरिंग कर लेता है, जहां पर चोट लगी होती है आपको यहाँ पर ये कवरिंग कर लेगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बना के ये कवरिंग कर लेगा, फिर आपका ब्लड का लॉस रुक जाएगा। और यही प्रोसेस जब कंप्लीट नहीं होता है, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन नहीं बन पाता है, तो वहां पे ब्लड फ्लो चलता रहता है, निकलता रहता है ब्लड, जिसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया, और ब्लड लॉस के कारण मृत्यु वो हो सकती है इंसान की, ठीक है। इसको बोलते हैं हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज। और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को हमारे यहाँ भी है जिनको ब्लड लॉस जो है होता रहता है, ठीक है, वो चोट लगने से अपने आप को बचाते हैं, ठीक है। और यही होता है जो डायबिटिक होते हैं, जो जिनका डायबिटिक बहुत हाई होता है, ठीक है, डायबिटीज, तो उनका भी यही होता है, चोट लगने के बाद चोट जल्दी सही नहीं होता है उनका, ठीक है, ये प्रोसेस जो है वीक हो जाती है, ठीक है। ये आपने देख लिया कैसे कोगुलेशन ऑफ ब्लड का फंक्शन, कैसे ये बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है, और कैसे ये वर्क करता है, ये आपने सारा प्रोसेस देख लिया। आप इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट बना करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं ब्लड का। फंक्शन क्या बोलते हैं इसको भाई, इसका पूरा मेन इंपॉर्टेंट रोल ही है हमारी बॉडी में, तो देखेंगे हम इसको एक एक करके कि कैसे ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पहला होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, पहला इसमें होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या है कि ये हमारे लंग्स को, जब हमारे लंग्स में O2 एंटर करता है तो हमारे लंग्स से O2 को ये टिश्यूज और सेल को पहुंचाता है, ठीक है। ये क्या करता है आपका, यहाँ पे O2 को टिश्यूज और सेल तक पहुंचाता है, ठीक है, टिश्यूज और सेल तक ब्लड के हेल्प से O2 को पहुंचाता है, ठीक है, ऑक्सीजन को। फिर ये CO2 को, जो यहाँ पे CO2 इकट्ठा हुआ रहता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस जो है ये लेकर आता है हमारे लंग्स में, लंग्स में वापस लेकर आता है, ठीक है।
ब्लड जो होता है ये वो O2 को टिश्यूज और सेल तक पहुंचाता है और टिश्यूज और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लेकर आता है। उसका कार्य ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। ये ऐसे रोल प्ले करता है, इसमें O2 को टिश्यूज और सेल तक पहुंचाता है, फिर वहां से CO2 को उठा के लाके लंग्स तक ले आता है और लंग्स हमारे जो है श्वास नली के द्वारा इसको नाक के थ्रू बाहर निकाल देती है, ठीक है, CO2 को। नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट फंक्शन है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये कैरी न्यूट्रिएंट सारे कैरीज करते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल वॉल पे जब खाना हमारे स्टमक से होके और इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी मिनरल्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा सक कर लिए जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जब इंटेस्टाइनल वॉल में एब्जॉर्ब किए जाते हैं तो उस इंटेस्टाइनल वॉल में जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं उसको ये ब्लड सेल जो होता है वो कैरी कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। कैरी करने के बाद वहां से एब्जॉर्ब करने कैरी करने के बाद ये सारे टिश्यूज और सेल तक पहुंचाता है सारे मिनरल्स को, ठीक है। भाई इंटेस्टाइनल वॉल में तो वो एब्जॉर्ब हो गया हमारे मिनरल्स, लेकिन उसको पहुंचाना भी तो है सेल्स तक। ऐसा तो है नहीं इंटेस्टाइनल वॉल में मिनरल्स है तो हमारे बॉडी काम चल रहा है, भाई उसको माइंड सेल तक, हमारे जितने भी पार्ट हैं वहां तक पहुंचाना है इसको, तभी तो वर्क करेगी बॉडी हमारी, ऐसे तो वर्क करने वाली नहीं है, ठीक है। तो उसको पहुंचाना भी तो कार्य है। तो जब इंटेस्टाइनल वॉल में सारे जो बचे हुए मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उसको उठा के ब्लड जो है सारे सेल्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के सारे सेल्स तक और टिश्यूज तक उसको पहुंचाता है, मिनरल्स को, ठीक है, सारे सेल्स तक पहुंचाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट है एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। विटामिन्स, हार्मोन्स, केमिकल्स, इन सबों का जो कहाँ कहाँ किसका यूज है, किस ऑर्गन्स में कब किसका यूज हो रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना, तो एज अ कम्युनिकेशन का पार्ट भी ये बनता है, ठीक है। कम्युनिकेशन का एज अ कम्युनिकेट करना, इस ऑर्गन से इस ऑर्गन तक कम्युनिकेट करना, जैसे हम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू द कैमरा, ठीक है, तो ऐसे ही कम्युनिकेट करना थ्रू द ब्लड। तो एक कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट का काम भी जो है ब्लड करता है, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट फिर डिफेंस एक्शन, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफेंसिव एक्शन। डिफेंसिव एक्शन, डिफेंसिव एक्शन में क्या करता है ये कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं इनको फैगोसाइटिक नेचर बोला जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को फैगोसाइटिक नेचर बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कई बार को, फैगोसाइटिक नेचर किस सेल्स में होती है, तो फैगोसाइटिक नेचर जो होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स में होती है। क्यों बोलते हैं इसको फैगोसाइटिक नेचर, ठीक है, देखिएगा आप इसको, ठीक है। फैगोसाइटिक नेचर होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, फैगोसाइटिक नेचर होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। क्यों बोलते हैं इसको कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, मान लीजिए हम जा रहे हैं कहीं, ठीक है, और हमने रिस्पिरेशन हमारा हो रहा है, हमने सांसें ली, तो फॉरेन मटेरियल्स, बैक्टीरिया हो गया और ये सारी वायरस हो गया, ये हमारे बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है। एंटर कर गया तो ये तो जा करके अगर इसमें डिफेंसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, अगर इसको मारा नहीं जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है कि इन पे हमला कर देता है। जैसे ही हमारी बॉडी में ये फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हमला कर देता है इन पर, ठीक है, बचाव कार्य प्रारंभ कर देता है तुरंत ये, ठीक है, डिफेंसिव एक्शन में आ जाता है तुरंत कि भाई ये आ गया, इसको मारो, ये फॉरेन है। जैसे हमारे देश में जब क्या होता है, बॉर्डर पे क्या होता है, जब हमारे दुश्मन
देश के जो सैनिक होते हैं फिर आतंकवादी होते हैं, वो जब एंटर कर जाते हैं हमारे अंदर, तो हमारी सेना क्या करती है, दौड़ पड़ती है उसकी तरफ, उसको मारने के लिए, क्या डिफेंसिव एक्शन में आ जाती है तुरंत। तो डिफेंसिव एक्शन में आना, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल जो फैगोसाइटिक नेचर का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक नेचर का होता है। ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में स्टेटमेंट के रूप में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो डिफेंसिव एक्शन में ऐसे रोल प्ले की जाती है। और फिर ये एंटीबायोटिक बना लेता है, एंटीबॉडीज बना लेता है, और ये कॉम्बैट करता है टॉक्सिक एजेंट से, ये एंटीबॉडी बना लेता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाने के बाद ये एक्शन ले लेता है, ठीक है, कॉम्बैट करता है, एक्शन लेता है टॉक्सिक एजेंट के उसमें ये एक्शन लेता है। कोई भी टॉक्सिक एजेंट आती है तो उस पर हमला करते हैं, फिर ये एंटीबॉडी बना लेता है कि अब उस तरह का कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में एंटर करेगा। जैसे हमको वैक्सीनेशन जब होती है बचपन में, या अभी भी जब वैक्सीनेशन हम कराते हैं कभी, तो वो क्यों कराई जाती है, वैक्सीनेशन इसलिए कराई जाती है कि उससे रिलेटेड जो भी हमारे अंदर फॉरेन मटेरियल, अगर जिस चीज का वैक्सीनेशन कराई गई है, अगर वो फॉरेन मटेरियल हमारे अंदर, वो बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर एंटर करेगा, तो वो बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर जब एंटर करेगा तो उस पर काम कर सके, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बना सके, ठीक है, एंटीबॉडी बना करके इसकी हमारे शरीर की रक्षा कर सके, इसीलिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं। ओके, तो अभी हम आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे लेक्चर में आगे क्या करना है हमको, ठीक है। इसके आगे हम कल करेंगे, तो आप अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चंस के साथ जो है नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।